बहुत पुरानी बात है। किसी समय एक सुंदर गांव हुआ करता था, जहां खुशियां हवाओं में तैरती थीं और हर सुबह सूरज की पहली किरण बरगद के पुराने पेपर पड़ती थी। उस गांव का नाम चंदनपुर था, जहां के लोग सादगी और सच्चाई को ही अपना सबसे बड़ा गहना मानते थे और आपसी भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव के बीचों बीच ठाकुर बलदेव सिंह की एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसकी ऊंची दीवारें और भारी दरवाजे हमेशा घर की मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते थे। चारों ओर हरियाली और खेतों की लहलहाती फसलें इस गांव की संपन्नता की गवाही देती थीं। जहां शाम ढलते ही मंदिरों की घंटियां बजने लगती थीं, ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली न केवल पत्थरों से बनी थी, बल्कि वह पीढ़ियों के विश्वास और परिवार के गौरव की नींव पर टिकी हुई थी, जिसकी रक्षा करना सब अपना धर्म समझते थे। घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी अंजलि, जिसकी आंखें रात के तारों की तरह चमकती थीं, हवेली के आंगन में चहकती रहती थी और सबकी सेवा में लगी रहती थी। वह जितनी सुंदर थी, उसका हृदय उतना ही विशाल था, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। अंजलि के लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया थी और वह अपने पिता के मान सम्मान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी। उस समय चंदनपुर में बसंत की बहार छाई हुई थी। खेतों में सरसों के पीले फूल ऐसे लग रहे थे जैसे धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो, और हवाओं में एक अलग ही सुगंध थी। अंजलि अक्सर हवेली की छत पर बैठकर ढलते हुए सूरज को देखती थी और मन ही मन अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती रहती थी। उसे पता नहीं था कि यह शांति बहुत जल्द एक ऐसे तूफान में बदलने वाली है जो उसके जीवन के हर सपने को उजाड़ कर रख देगा। हवेली के भीतर की चहल पहल और खुशियां अब एक अज्ञात डर और साजिश की छाया में धीरे धीरे सिमटने लगी थीं, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। बलदेव सिंह का पुत्र और अंजलि का बड़ा भाई राजन स्वभाव से बहुत चंचल और जिद्दी था, जिसे मेहनत से ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद था और वह अक्सर गलत संगति में रहता था। राजन को हमेशा लगता था कि पिता का सारा धन और संपत्ति उसकी ही है, इसलिए वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता था और कई बार कर्ज के जाल में फंस जाता था। अंजलि अपने भाई की इन आदतों से वाकिफ थी और कई बार उसे समझाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन राजन उसकी बातों को अनसुना कर देता था। राजन का यह लापरवाह रवैया धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए एक बबने संकट का कारण बनने वाला था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और आसमान में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह से ढक लिया था, तब हवेली के भीतर एक रहस्यमयी हलचल हुई। राजन ने अपने जुए के कर्ज को चुकाने के लिए मां के पुश्तैनी गहनों वाली तिजोरी की चाबी चुरा ली और अंधेरे का फायदा उठाकर उन कीमती गहनों को निकाल लिया। गहनों की चमक को देखकर उसकी आंखों में लालच आ गया, लेकिन साथ ही पखे जाने का डर भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि वह इन गहनों को बेचकर अपना सारा कर्ज उतार देगा और किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि चोरी किसने की। अगली सुबह जब घर की बही बहू ने तिजोरी खुली देखी और गहने गायब पाए, तो पूरी हवेली में कोहराम मच गया और नौकरों से लेकर परिवार के सदस्यों तक सब घबरा गए। ठाकुर बलदेव सिंह के चेहरे पर गुस्से और अपमान की लहर दौड़ गई, क्योंकि गहनों की चोरी उनके खानदान की इज्जत पर एक गहरा दाग लगाने वाली बात थी। पूरे घर की तलाशी ली गई और हर कोने को छान मारा गया, लेकिन गहनों का कहीं कोई पता नहीं चला, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अंजलि अपने कमरे में खामोश बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे और क्यों हो गया। राजन बहुत बुरी तरह से डर गया था और उसे लग रहा था कि अगर सच सामने आया तो पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे और शायद उसे घर से भी निकाल देंगे। उसने चुपके से अंजलि को कोने में बुलाया और गिगिजाते हुए बोला, बहन, अगर आज तूने मुझे नहीं बचाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पिताजी मेरा सिर कलम कर देंगे। अंजलि अपने भाई की हालत देखकर पसीज गई। वह जानती थी कि राजन ने गलती की है, लेकिन वह उसे इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती थी।
राजन ने उसे झूठी कस्में दी और कहा कि वह भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगा। बस इस बार उसे बचा ले। ठाकुर साहब ने सभी को आंगन में इकट्ठा किया और काकती आवाज में पूछा कि किसने घर की लक्ष्मी पर हाथ डालने की जुर्रत की है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी राजन ने अपनी चालाकी से अंजलि की तरफ इशारा करने की कोशिश की और धीरे से कहा कि कल रात उसने अंजलि को तिजोरी के पास देखा था। अंजलि यह सुनकर सन्न रह गई। डालस में बात बनती तीसी देख रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई उस पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम लगा सकता है जिसे उसने प्यार किया। लेकिन अपने पिता की आंखों में सम्मान की रक्षा की तत्तब देखकर उसने अपनी बान को ताला लगा लिया और कुछ नहीं कहा। पूरे परिवार और गांव के चंद खास लोगों के सामने जब सवाल उठा तो अंजलि ने भारी मन से और अपनी आंखों में आंसू भरकर वह जुर्म कबूल कर लिया जो उसने किया ही नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने वे गहने ले लिए थे। और इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ठाकुर बलदेव सिंह को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो, क्योंकि अंजलि उनकी सबसे प्यारी संतान थी। घर के लोग और नौकर चाकर सब स्तब्ध रह गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी भोली लड़की ऐसा कर सकती है। उस पल के बाद से अंजलि की दुनिया पूरी तरह बदल गई। वह जो कभी घर की रानी थी, अब एक अपराधी की तरह देखी जाने लगी और सबकी नजरों में गिर गई। ठाकुर साहब ने गुस्से और दुख में आकर फैसला सुनाया कि अंजलि अब इस घर की बेटी नहीं, बल्कि एक सजा याफ्ता सदस्य की तरह रहेगी और उसे किसी उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। अंजलि ने बिना किसी विरोध के यह सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अपने भाई के भविष्य और पिता के उस गर्व को बचाना चाहती थी जो राजन के पखे जाने पर टूट के एक बेकार के दौर से पहले गर्वेती है जाता। उसकी खामोशी ने उसे गुनहगार बना दिया, लेकिन उसके दिल में त्याग की एक ऐसी आग जल रही थी जो सिर्फ वही जानती थी। महीने बीतते गए और अंजलि ने खुद को घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे तक सीमित कर लिया, जहां वह दिन भर काम करती और रात को अपनी तकदीर पर आंसू बहाती। राजन ने अपनी आहादी का जश्न मनाया और धीरे धीरे वह उस घटना को पूरी तरह भूल गया, जैसे उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था। गांव के लोग जब भी हवेली के पास से गुजरते तो अंजलि के बारे में तरह तरह की बातें करते और उसे चोर लचकी कहकर पुकारते थे, जिससे उसका दिल छलनी हो जाता। अंजलि ने अपनी पवित्रता और सच्चाई को समय की धूल में दबा दिया था ताकि उसका परिवार समाज में अपना सिर ऊंचा रखकर चल सके। हवेली की रसोई और आंगन में अब अंजलि की आवाज नहीं सुनाई देती थी। वह एक परछाई की तरह चुपचाप अपने काम निपटाती और किसी की नहरों से नहरें नहीं मिलाती थी। उसकी माँ, जो कभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब उसे हिकारत की नरों से देखती थी और उससे बात तक करना पसंद नहीं करती थी। यह अकेलेपन का बोझ अंजलि के लिए बहुत भारी था, लेकिन उसने हर दर्द को पी लिया और ईश्वर पर भरोसा रखा कि एक दिन न्याय जरूर होगा। वह जानती थी कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता और कभी न कभी तो सूरज निकलेगा ही। अंजलि का त्याग इतना गहरा था कि उसने कभी राजन से इस बारे में शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि जब वे दोनों अकेले होते थे तब भी वह चुप ही रहती थी। राजन की धूर्तता और बढ़ती गई। उसे लगा कि वह अब कुछ भी कर सकता है और कोई उसे पकाने वाला नहीं है, क्योंकि अंजलि हमेशा उसके पीछे ढाल बनकर खड़ी रहेगी। हवेली का वैभव धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि जिस घर में अन्याय की नींव पची हो वहां बरकत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। लेकिन ठाकुर साहब इसे समझ नहीं पा रहे थे। अंजलि का वह भोलापन अब एक गहरे दुख में बदल चुका था, जो उसके चेहरे की झुर्रियों में सांझ झलकने लगा था। बरसात के दिनों में जब आकाश से मूसलाधार बारिश होती थी, तब अंजलि खिड़की से गिरती बूंदों को देखती और सोचती कि क्या कभी उसके जीवन का यह कलंक भी इसी तरह धुल पाएगा। उसके मन में कई बार यह विचार आता कि वह सबको सच बता दे, लेकिन फिर उसे अपने पिता की ढलती उम्र और परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल आ जाता। उसने अपनी पूरी जवानी उस एक झूठ की भेंट चढ़ा दी थी, जिसे उसके अपनों ने ही उसके गले मजा था, और वह अब इस बोझ की आदी हो गई थी।
गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय अंजलि की मिसाल देती थीं कि कैसे एक अच्छी दिखने वाली लड़की भी रास्ता भटक सकती है। ठाकुर बलदेव सिंह ने धीरे धीरे बाहर जाना कम कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जिसके कारण उनकी बेटी ने ऐसा किया। वह रात रात भर जागते और सोचते कि अंजलि को आखिर किस चीज की कमी थी, जो उसने परवरिश में ही कोई कमी थी। गहनों के लिए अपना ईमान बेच दिया, पर उन्हें कभी जवाब नहीं मिलता। अंजलि को अपने पिता की यह हालत देखकर बहुत दुख होता। वह उनके पास जाकर उनके पैर छूना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। हवेली के पत्थरों में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो हर आने जाने वाले को खटकती थी और उदासी फैलाती थी। अंजलि के जीवन का हर दिन अब एक इम्तिहान की तरह था, जहां उसे अपमान के कांवे घूंट पीने पाते थे। फिर भी उसने अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघी। वह सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और अपनी शुद्धता का प्रमाण केवल उस ईश्वर को देती जिसे वह मानती थी। राजन अब पूरी तरह से बेखौफ हो चुका था और उसने घर के अन्य मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया था, जिससे व्यवस्था और बिगड़ गई। घर के पुराने नौकर भी अंजलि को देखकर अपनी आंखें फेर लेते थे। वही नौकर जो कभी उसे अपनी गोद में खिलाते थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन हवेली में एक बहुत बड़ा समारोह था, जिसमें गांव के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अंजलि को उस समारोह से दूर रहने का आदेश दिया गया था। वह अपने कमरे के झरोखे से देख रही थी कि कैसे सब लोग सज धज कर खुशियां मना रहे हैं और उसका भाई राजन केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसे वह समय याद आया जब वह भी ऐसे समारोहों की शान हुआ करती थी और उसके पिता गर्व से उसका परिचय सबको कराते थे। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और मिट्टी में मिल गया, जैसे उसकी खुशियां भी इस हवेली की मिट्टी में धचन हो चुकी थीं। त्याग और समर्पण की यह कहानी अब चंदनपुर के इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी थी, जिसे लोग अक्सर एक चेतावनी की तरह सुनाते थे। अंजलि ने कभी नहीं सोचा था कि सत्य की राह इतनी कठिन होगी, जहां उसे अपनों के ही बीच पराया बनकर रहना पड़ेगा और हर पल अपनी मासूमियत का गला घोंटना पड़ेगा। समय का पहिया घूम रहा था और उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता था। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा था, यह कोई नहीं जानता था। अंजलि की सहनशीलता ने उसे एक पत्थर की मूरत बना दिया था, जिसमें अब केवल सांसें बची थीं। उम्मीदें तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन अंजलि के माथे पर लगा वह कलंक का टीका फीका नहीं पड़ा, बल्कि समय के साथ और भी गहरा होता चला गया। उसके बाल अब सफेद होने लगे थे और चेहरे की कांति खो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही सच्चाई और दृढ़ता थी जो उसे टूटने नहीं देती थी। राजन ने कई बार और गलतियां की, लेकिन अंजलि ने हर बार उसे बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया, जिससे राजन और भी निडर हो गया। उसे लगा कि उसकी बहन का यह त्याग उसका अधिकार है और वह इसका फायदा उठाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। हवेली के एक कोने में रखे हुए वे पुराने संदूक और ढहती हुई दीवारें शायद उस सच की गवाह थीं, लेकिन वे बोल नहीं सकती थीं और अंजलि ने बोलना छोड़ दिया था। उसने मौन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था और इसी मौन के सहारे वह अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई ला रही थी। उसे यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह झूठ का किला भरभरा कर गिर जाएगा और तब सबको उसकी बेगुनाही का एहसास होगा। लेकिन वह दिन कब आएगा, यह सवाल उसके मन में हमेशा कौंधता रहता था और वह बस इंतजार करती रही उस एक पल का। राजन की शादी हो गई और घर में नई बहू आई, जिससे घर का माहौल और भी जटिल हो गया, क्योंकि नई बहू को अंजलि के अतीत के बारे में बहुत बड़ा चाकर बताया गया था। अंजलि ने नई बहू का भी सम्मान किया और उसके कामों में हाथ बटाया, लेकिन उसे हमेशा तिरस्कार और घृणा ही मिली, जो उसके बख्मों पर नमक छिकने जैसा था। फिर भी उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, भले ही वह मुस्कान अब बहुत दर्द भरी और फीकी हो गई थी, जो किसी को भी रुला सकती थी। घर के लोग उसे एक बोझ समझने लगे थे, जिसे वे चाहकर भी फेंक नहीं सकते थे और न ही अपना सकते थे। चंदनपुर गांव में अब नई पीढ़ी आ गई थी, जिन्होंने केवल अंजलि की बुराई की कहानियां ही सुनी थीं और उनके लिए वह केवल एक दागी औरत थी।
लेकिन कुछ बुजुर्ग आज भी उस समय को याद करते थे जब अंजलि की हंसी से पूरी हवेली गूंजती थी और वे इस बदलाव दागी अवदागी दागी गूंजती थी को देखकर लंबी आहें भरते थे। सच बहुत गहरा होता है। वह तब तक बाहर नहीं आता जब तक कि समय उसे खुद उगलने पर मजबूर न कर दे, और अंजलि इसी इंतजार में थी। उसकी इस लंबी प्रतीक्षा और असहनीय दर्द का अंत अब करीब आ रहा था, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, पर उसकी दस्तक सुनाई देने लगी थी। अंजलि ने अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्म और सेवा में समर्पित कर दिया था। वह अब गांव के गरीबों की गुपचुप तरीके से मदद करती थी, जो उसे थोड़ा बहुत सुकून देता था। उसे अब अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि ईश्वर की नज़रों में वह पाक है और दुनिया का न्याय कभी पूर्ण नहीं होता। वह अब उस उम्र में पहुंच है, वह की कुचने से की खिरा दिखी थी, चुकी थी, जहां उसे केवल शांति की तलाश थी, चाहे वह किसी भी कीमत पर मिले, यहाँ तक कि खुद को मिटाकर भी। इस भाग का अंत अंजलि के उसी अटूट विश्वास और शांतिपूर्ण इंतहार के साथ होता है जो आने वाले बदलाव की ओर संकेत करता है। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और चंदनपुर के आसमान ने न जाने कितनी बार सूरज को उगते और डूबते देखा, लेकिन हवेली की दीवारों पर टिकी वह उदासी कभी कम नहीं हुई। अंजलि, जो कभी अपने पिता की आंखों का तारा थी, अब उसी घर में एक अनचाही परछाई की तरह जीने को मजबूर थी, जहां उसकी हर आह को अनसुना कर दिया जाता था। उसकी जवानी की चमक अब चेहरे की गहरी लकीरों और आंखों के नीचे के काले घेरों में खो चुकी थी, पर उसके काम करने की हिम्मत आज भी वैसी ही बनी हुई थी। वह सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले उठ जाती और घर के सारे भारी काम निपटाती, ताकि किसी को उसे टोकने का मौका न मिले। हवेली की दीवारों का रंग अब फीका पड़ने लगा था और उनमें आई दरारें परिवार के भीतर बत्ती दूरियों की गवाही दे रही थीं, जिसे ठाकुर बलदेव सिंह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजन अब पूरी तरह से घर का सर्वे सर्वा बन चुका था और उसने अपने पिता की कमजोरी का फायदा उठाकर सारी चाबियां और अधिकार अपने हाथों में ले लिए थे। वह अंजलि को हर छोटी बात पर फटकारता और उसे यह याद दिलाता रहता कि वह इस घर पर एक कलंक है और उसका यहाँ रहना केवल उसकी दया पर निर्भर है। अंजलि चुपचाप सब कुछ सुन लेती और अपनी मर्यादा में रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देती थी, क्योंकि उसने सत्य के लिए मौन का रास्ता चुना था। गांव की गलियों में अंजलि का निकलना अब दूभर हो गया था, क्योंकि लोग उसे देखते ही कानाफूसी शुरू कर देते और पुरानी चोरी की घटना को मिर्च मसाला लगाकर एक दूसरे को सुनाते रहते थे। गांव के कुएं पर जब औरतें पानी भरने आती तो अंजलि के वहां पहुंचते ही सन्नाटा छा जाता और फिर वे अपनी मटकियां उठाकर वहां से ऐसे चली जाती जैसे अंजलि कोई अछूत हो। यह तिरस्कार अंजलि के हृदय को छलनी कर देता था, लेकिन उसने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया और न ही अपनी सफाई में एक शब्द भी कहा। उसने मान लिया था कि दुनिया केवल वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, और असली सच तो केवल ऊपर वाला ही जानता है। राजन की पत्नी सुलोचना भी अंजलि के प्रति बहुत कठोर थी और वह हमेशा अंजलि को नीचा दिखाने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह घर की एकमात्र मालकिन बनी रहे। सुलोचना ने अपने बच्चों को भी अंजलि से दूर रहने की शिक्षा दी थी, जिससे अंजलि को उन छोटे बच्चों का प्यार भी नहीं मिल पाता था जिन्हें वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। घर के आंगन में खेलते बच्चों की आवाजें सुनकर अंजलि का मन भर आता, पर वह अपनी ममता को अपने आंचल में दबाकर रसोई के धुएं में खुद को झोंक देती थी। हवेली का वह बड़ा रसोई घर अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था, जहां वह दिन भर चूल्हे के सामने बैठी रहती थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, हवेली के पुराने वफादार नौकर रामदीन काका ने अंजलि को बहुत उदास देखा। रामदीन काका वही व्यक्ति थे जिन्होंने अंजलि को बचपन में अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया था, और वे आज भी उसकी आंखों की मासूमियत को पहचानते थे। उन्होंने धीरे से अंजलि के पांचपर में ई भी आंग के सबसे परेकर परवन के आंदीन परेकर हत्थाना हत्थाने पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटी, सत्य को दबाया जा सकता है,
लेकिन वह कभी मरता नहीं है। बस सही समय का इंतजार करो। अंजलि ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों से एक आंसू टपककर उसकी साई के पल्लू में जज्ब हो गया। रामदीन काका की उस एक बात ने अंजलि के भीतर सोई हुई हिम्मत को फिर से जगा दिया। लेकिन वह अभी भी अपने भाई के किए अपराध को उजागर करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। राजन का अहंकार अब इतना बा गया था कि वह गांव के छोटे किसानों की जमीनों पर भी कब्जा करने लगा था और अपने पिता के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। ठाकुर बलदेव सिंह अब बिस्तर पकड़ चुके थे और उनकी आवाज़ भी अब पहले जैसी बुलंद नहीं रही थी। वे बस कमरे में लेटे हुए छत को निहारते रहते थे। उन्हें कभी कभी अपनी बेटी की याद आती, पर चोरी की वह बात उनके सीने में पत्थर बनकर बैठ गई थी, जो उन्हें अंजलि से दूर रखती थी। मौसम बदल रहा था और कच्चाके की ठंड ने पूरे चंदनपुर को अपनी आगोश में ले लिया था। कोहरे के कारण हवेली का दूसरा छोर भी दिखाई नहीं देता था, जो माहौल को और भी रहस्यमयी बना रहा था। राजन ने इसी कोहरे का फायदा उठाकर हवेली की बची कुची संपत्ति को भी खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया था, ताकि वह अपने बहते हुए कर्ज को उतार सके और ऐश कर सके। अंजलि ने कई बार देखा कि राजन रात के ही राजने का अंधेरे में बाहरी लोगों को हवेली में बुलाता है और गुपचुप तरीके से कुछ कागजात पर अंगूठे के निशान लगवाता है। उसे शक होने लगा था कि राजन अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो पूरे खानदान की जड़ों को हिलाकर रख देगा। गांव में अब चर्चा होने लगी थी कि ठाकुर साहब की हवेली अब पहले जैसी नहीं रही और जल्द ही वह किसी साहूकार के हाथों में बिक जाएगी, क्योंकि राजन ने बहुत कर्ज ले लिया था। लोग आपस में बातें करते कि जिस घर की बेटी ने चोरी की हो, उस घर में लक्ष्मी कैसे टिक सकती है। और इस तरह अंजलि पर फिर से कीचड़ उछाला जाने लगा। अंजलि इन सब बातों को सहती रही, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता की दवाइयों के लिए भी पैसे कम पा रहे हैं, तो उसका सब्र टूटने लगा। उसने राजन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन राजन ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और बान बंद रखने की धमकी दी। राजन का व्यवहार अब केवल अंजलि के प्रति ही नहीं, बल्कि गांव के उन बुजुर्गों के प्रति भी खराब हो गया था, जो कभी उसके पिता के परम मित्र हुआ करते थे और सलाह देते थे। एक बार एक वृद्ध किसान अपनी फरियाद लेकर आया, तो राजन ने उसे सरेआम अपमानित करके हवेली से बाहर निकलवा दिया, जिससे गांव के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। अंजलि ने खिड़की से यह सब देखा और उसे महसूस हुआ कि अब खामोश रहने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी चुप्पी अब दूसरों के विनाश का कारण बन रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह समय दूर नहीं जब उसे अपनी खामोश रहने के लिए जबन की कही में और खामोश रहने के साथ पहले भी खामोश रहने का मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार करना ही होगा। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं था, जो अब सूख चुका था। अंजलि अक्सर वहां जाकर अकेली बैठती थी और अपने बचपन के उन दिनों को याद करती थी, जब वह बेखौफ हंसा करती थी। उस सूखे कुएं की तरह उसका जीवन भी अब खाली हो चुका था, जिसमें केवल पुरानी यादों की गूंज बची थी और भविष्य का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने आज भी सच नहीं बोला, तो उसके पूर्वजों की बनाई यह हवेली और उसके पिता का सम्मान हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। सत्य की डगर कठिन थी, पर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब और अन्याय नहीं होने देगी। रात के सन्नाटे में जब झींगुरों की आवाज़ें तेज हो जाती थीं, अंजलि हवेली के अंधेरे गलियारों में टहलती और उन राहों को महसूस करती जो इन दीवारों में दफन थे और बाहर आने को बेताब थे। उसे याद आया कि जिस रात गहने चोरी हुए थे, उसने राजन के कमरे के पास एक पोटली देखी थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था, पर तब उसने कुछ नहीं कहा था। वह उस पोटली की तलाश करना चाहती थी, पर उसे पता था कि राजन ने उसे कहीं बहुत सुरक्षित जगह पर छिपाया होगा या शायद उसे बेच दिया होगा। अंजलि की रातों की नींद अब गायब हो चुकी थी और वह बस किसी ऐसे सुराग की तलाश में थी जो उसकी बेगुनाही साबित कर सके। चंदनपुर के मंदिर में जब सुबह की आरती होती, तो अंजलि दूर से ही हाथ जोड़कर भगवान से शक्ति मांगती, ताकि वह इस बाबे संकट का सामना कर सके और अपने परिवार को बचा सके। गांव की औरतें अब उसे देखकर मुंह फेर लेती थीं, पर अंजलि को अब इसकी परवाह नहीं थी,
क्योंकि उसका लक्ष्य अब खुद को निर्दोष साबित करने से कहीं बड़ा हो गया था। उसने देखा कि रामदीन काका भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं और वे भी अब ज्यादा दिनों तक उसका साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। समय बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था और राजन की साजिशें अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थीं। राजन ने एक दिन घर में ऐलान किया कि वह हवेली का एक बारह हिस्सा बेच रहा है, क्योंकि उसे व्यापार में घाटा हुआ है और वह अब इस बोझ को नहीं ढो सकता। ठाकुर बलदेव सिंह ने जब यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे इतने लाचार थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए और बस अपनी बेटी की ओर देखने लगे। अंजलि ने अपने पिता की आंखों में वह बेबसी देखी जिसे वह सहन नहीं कर पाई, और उसने पहली बार राजन की आंखों में आंखें डालकर उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी। राजन उसकी हिम्मत देखकर एक पल के लिए ठिठक गया, पर फिर उसने हंसते हुए उसे वहां से चले जाने को कहा। अगले कुछ दिनों तक हवेली में अजनबियों का आना जाना बा गया, जो नाप जोक कर रहे थे और हवेली की कीमत लगा रहे थे, जिससे गांव के लोग भी हैरान और परेशान थे। अंजलि ने अपनी मां के पुराने कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया, जहां उसे उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे राजन की कलई खुल सके और सच सामने आ सके। उसने पुरानी संदूकों को खोला, धूल जमी अलमारियों को छाना, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह केवल पुरानी यादें और फटे हुए कपड़े ही भरे पाए थे। वह हार मानने ही वाली थी कि तभी उसे फर्श का एक कोना थोहा उभरा हुआ दिखाई दिया, जो कुछ अलग लग रहा था। उसने सावधानी से उस पत्थर को हटाया और देखा कि नीचे एक छोटी सी लोहे की डिबिया दबी हुई थी, जिसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। डिबिया के भीतर कुछ पुराने कागजात और एक सोने की अंगूठी थी, जो वही अंगूठी थी जिसे उसकी मां ने राजन को उसकी शादी के समय देने के लिए संभाल कर रखी थी। अंजलि को याद आया कि यह अंगूठी भी उसी रात गायब हुई थी, जिस रात गहने चोरी हुए थे, पर इसे राजन ने यहाँ क्यों छिपाया था? यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने उन कागजातों को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि वे सचमुच चौंकाने वाले थे। उन कागजों में राजन के उन तमाम कर्जों का विवरण था जो उसने चोरी से बहुत पहले ले रखे थे, और उसने अपनी मां के हस्ताक्षर भी जाली तरीके से उन पर किए थे। अंजलि को अब समझ आया कि राजन ने केवल गहने ही नहीं चुराए थे, बल्कि उसने बहुत पहले ही परिवार के साथ गद्दारी करना शुरू कर दिया था और उसे मोहरा बनाया था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे लग रहा था कि वह अभी जाकर सबको यह सब दिखा दे, पर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि उसे सही मौके का इंतजार करना था। वह नहीं चाहती थी कि राजन फिर से कोई नई चाल चलकर उसे ही गलत साबित कर दे। इसलिए उसने वह डिबिया वापस वहीं छिपा दी। रामदीन काका ने अंजलि की बदली हुई चाल ढाल को देख लिया था और उन्हें आभास हो गया था कि इस बेटी ने कुछ ऐसा पा लिया है जो अब पूरे खेल को पलटने वाला है। उन्होंने अंजलि को इशारे से बुलाया और कहा, धीरज रखो बेटी, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह खुद ही फूटता है। बस तुम अपनी सच्चाई पर अडिग रहना। अंजलि ने सिर हिलाकर उनकी बात मान ली और फिर से अपने काम में जुट गई, जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो और वह पहले जैसी ही भोली बनी रही। लेकिन अब उसके भीतर एक नई आग सुलग रही थी, जो किसी भी दिन इस झूठ के महल को जलाकर राख कर सकती थी। राजन अब पूरी तरह आश्वस्त था कि उसने सब कुछ संभाल लिया है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसने गांव के मुखिया को बुलाकर हवेली के सौदे की बात पक्की करने का फैसला किया। उसने एक बाई दावत का आयोजन किया ताकि वह सबको यह दिखा सके कि वह अभी भी बहुत रईस है और गांव में उसका रसूख बरकरार है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजलि को फिर से रसोई में भेज दिया गया ताकि वह मेहमानों के लिए खाना बना सके और किसी के सामने न आए, पर वह मन ही मन कुछ और ही योजना बना रही थी। हवेली में रोशनी की जा रही थी, पर अंजलि के दिल में एक अलग ही सवेरा होने की उम्मीद जाग चुकी थी। गांव के प्रतिष्ठित लोग और मुखिया जी हवेली के दीवानखाने में आकर बैठ गए, जहां राजन अपनी शान बघर रहा था और महंगी शराब परोस रहा था ताकि लोग उसकी बातों में आ जाएं।
ठाकुर बलदेव सिंह को भी पालकी में बिठाकर वहां लाया गया था, क्योंकि वे इस परिवार के वस्तर पर कहाँ के बातनधान में बड़ा है मुखिया थे और उनकी उपस्थिति के बिना कोई भी दस्तावेज कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता था। अंजलि ने पर्दे के पीछे से सब कुछ देखा और उसने महसूस किया कि यही वह क्षण है जब उसे बाहर निकलकर अपनी और अपने परिवार की इल्लत बचानी होगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी चमक और दृढ़ता थी। अंजलि ने धीरे से रामदीन काका को बुलाया और उनसे कहा कि वे गांव के उन कुछ पुराने लोगों को भी बुला लें जो उसके पिता के समय से वफादार थे और जिनका गांव में सम्मान था। रामदीन काका उसकी मंशा समझ गए और उन्होंने बिना किसी देरी के उन लोगों को संदेश पे और कुछ पुराने लोगों को संदेश पे किसी थी भिजवा दिया, ताकि वे भी इस सभा का हिस्सा बन सके और सच के गवाह बने। हवेली के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा था। एक तरफ राजन का झूठ और अहंकार था, तो दूसरी तरफ अंजलि का वर्षों का त्याग और वह सत्य जो अब बाहर आने को छटपटा रहा था। हर कोई अपनी जगह पर स्थिर था, जैसे किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहा हो जो सब कुछ बदल देगा। अंजलि ने अपने आंचल को कसकर कमर में बांधा और उस लोहे की डिबिया को अपने पास रख लिया जिसे उसने फर्श के नीचे से निकाला था, और वह चुपचाप दीवान खाने की ओर बनने लगी। उसने सोचा कि आज अगर वह हार गई तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी और न ही अपनी मृत मां की आत्मा को शांति दे पाएगी, जिसने उसे हमेशा सच का साथ देने की सीख दी थी। उसके कदम भारी थे, पर उसका इरादा हिमालय की तरह अडिग था और वह जानती थी कि ईश्वर उसके साथ है, जो कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देता। गांव के लोग हैरान थे कि आज अंजलि बिना बुलाए सभा में कैसे आ रही है। जैसे ही अंजलि ने दीवान खाने में कदम रखा, राजन की आवाज़ बंद हो गई और उसने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया? जा अंदर जाकर अपना काम कर, यहाँ बाहों की बात हो रही है। अंजलि ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, आज बहू की नहीं, बल्कि इस घर के सम्मान और सच की बात होगी, और मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि ठाकुर साहब ने भी अपनी धुंधली आंखों से अपनी बेटी को देखा, जैसे वे उसमें वह पुरानी अंजलि ढूंढ रहे हों। यह भाग यहीं समाप्त होता है जहां अंजलि ने अपनी आवाज़ उठा दी है। अंजलि के साहस को देखकर दीवान खाने में मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया, क्योंकि किसी ने भी उस शांत और सहमी हुई लौटकी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। राजन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत और चालाकी अब खतरे में है। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा कि यह लड़की पागल हो गई है और इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकाला जाए, वरना यह तमाशा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन गांव के मुखिया जी ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और अंजलि को बोलने का मौका देने का फैसला किया, क्योंकि वे भी हवेली के भीतर चल रही कव्वाहट को महसूस कर रहे थे। हवेली के दीवान खाने में लगे पुराने जांच छां फानूस की रोशनी अंजलि के चेहरे पर पौंध रही थी, जिससे उसकी आंखों में छिपा वर्षों का दर्द और चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वह लोहे की छोटी डिबिया निकाली और उसे बीच मेज पर रख दिया, जिसे देखकर राजन की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने पहचान लिया था कि यह वही डिबिया है जिसे उसने बहुत सुरक्षित तरीके से छिपाया था, पर उसे अंजलि के हाथ कैसे लगी, यह उसकी समझ से परे था। पूरी सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे हर कोई किसी बमे राह के खुलने का इंतजार कर रहा हो और समय वहीं ठहर गया हो। मुखिया जी ने अंजलि की ओर देखते हुए बहुत ही धैर्य से पूछा, बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो और इस डिबिया में ऐसा क्या है जो तुम आज इस सभा में आई हो? अंजलि ने एक गहरी सांस ली और ठाकुर बलदेव सिंह की ओर देखा, जो अपनी कुर्सी पर लेटे हुए अपनी बेटी की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी थी। अंजलि ने अपनी आवाज़ को स्थिर किया और कहा कि यह डिबिया इस घर के विनाश की कहानी बयां करती है, जिसे उसके भाई ने बड़ी चतुराई से छिपा रखा था।
उसने डिबिया खोली और उसमें से वे कागजात निकाले जिन पर राजन ने जालसाजी की थी और अपनी माँ के जाली दस्तखत किए थे। जैसे ही अंजलि ने उन कागजों को सबको दिखाना शुरू किया, राजन ने लपक कर उन्हें छीनने की कोशिश की, लेकिन रामदीन काका ने चतुराई से उसका रास्ता रोक लिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने जब उन कागजों को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उनमें न केवल घर की संपत्ति बल्कि गांव के कुछ गरीब किसानों के खेतों के भी जाली सौदे लिखे हुए थे। राजन की सांसें तेज चलने लगी थीं और वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब अपनी जान कैसे बचाए। अंजलि ने आगे बढ़कर वह सोने की अंगूठी भी दिखाई जो चोरी वाली रात गायब हुई थी, जिसे देखकर सब सन्न रह गए। अंजलि ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, पिताजी, जिस चोरी का इल्जाम मैंने अपने सिर लिया था, उसकी हकीकत इस अंगूठी और इन कागजों में छिपी है, जिन्हें राजन भाई ने बरसों से दबा रखा था। उसने बताया कि राजन ने केवल गहने ही नहीं चुराए थे, बल्कि उसने परिवार की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया था, ताकि वह अपने जुए के कर्ज उतार सके और अपनी अय्याशियों को जारी रख सके। अंजलि की हर बात एक तीर की तरह राजन के कलेजे में चुभ रही थी, लेकिन वह अभी भी अपनी गलती मानने के बजाय अंजलि को ही झूठा साबित करने पर अबा हुआ था। सभा में मौजूद लोग अब एक दूसरे की ओर देख रहे थे और कानाफूसी तेज हो गई थी। गांव के एक पुराने पटवारी ने जब उन कागजों की बारीकी से जांच की तो उन्होंने पुष्टि की कि ये हस्ताक्षर सचमुच जाली है और इन्हें बहुत सावधानी से बनाया गया है ताकि कोई शक न कर सके। यह सुनते ही हवेली की दीवारों में जैसे दरारें पड़ने लगीं और ठाकुर बलदेव सिंह की आंखों से दुख और पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का एहसास होने लगा था। राजन ने अब चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह सब एक साजिश है और अंजलि ने उसे फंसाने के लिए यह सब खुद रचा है, क्योंकि वह उससे बदला लेना चाहती है। लेकिन उसकी आवाहों में अब वह दम नहीं था जो पहले हुआ करता था, बल्कि उसमें एक डर सा सुनाई दे रहा था। अंजलि ने शांत रहकर उसकी सारी बातें सुनी और फिर कहा, भाई, मैंने तो सालों तक तुम्हारे जुर्म का बोझ ढोया है, पर अब यह घर और पिताजी की इच्छात दांव पर लगी है, इसलिए मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उसने मुखिया जी को बताया कि कैसे राजन रात के अंधेरे में साहूकारों के साथ बैठकें करता था और कैसे उसने हवेली के कीमती सामान को धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया था। गांव के लोग, जो अब तक अंजलि को अपराधी मानते थे, उनकी नहरों में अब उसके प्रति सम्मान और राजन के प्रति घृणा साफ झलकने लगी थी। सत्य की परतें एक एक कर खुलने लगी थीं और झूठ का किला अब डगमगाने लगा था, जिसकी नींव कमजोर हो चुकी थी। हवेली के बाहर का मौसम भी अचानक बदलने लगा था। तेज हवाएं चलने लगी थीं और बादलों के गरजने की आवाज दीवान खाने के भीतर तक सुनाई दे रही थी, जो आने वाले तूफान की आहट थी। राजन की पत्नी सुलोचना, जो अब तक अंजलि को ताने मारती थी, वह भी एक कोने में खई कांप रही थी, क्योंकि उसे भी इस सच्चाई का कुछ अंदाजा तो था, पर इतनी बड़ी साजिश का पता नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना गिर जाएगा कि वह अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा और अपने पिता को जीते जी मार देगा। हवेली का हर कोना अब जैसे उस सच की गवाही दे रहा था जिसे इतने सालों तक दबाया गया था। रामदीन काका ने अपनी लाठी को जमीन पर पटका और खड़े होकर बोले, मुखिया जी, मैंने उस रात अपनी आंखों से राजन को माँ जी के कमरे से निकलते देखा था, पर अंजलि बिटिया की कसम ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। यह सुनकर पूरी सभा में हड़कंप मच गया, क्योंकि रामदीन काका की ईमानदारी पर पूरे चंदनपुर में कभी किसी ने शक नहीं किया था और उनकी गवाही बहुत मायने रखती थी। ठाकुर बलदेव सिंह ने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, पर उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। केवल उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। राजन अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थीं। अंजलि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि उसे अपनी बेगुनाही की फिक्र नहीं है, पर वह नहीं चाहती कि उसके पूर्वजों की विरासत ऐसे किसी लालची इंसान के हाथों में जाकर मिट्टी में मिल जाए जो रिश्तों की कद्र नहीं जानता।
उसने उन साहूकारों की ओर भी इशारा किया जो हवेली को खरीदने आए थे, और उनसे कहा कि वे इस बेईमानी के सौदे से दूर रहें, वरना उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वे साहूकार भी अब डर गए थे और उन्होंने अपने कागजात समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अब यह मामला कानूनी और सामाजिक रूप से बहुत जटिल हो चुका है। हवेली के भीतर अब न्याय की गूंज सुनाई देने लगी थी। सभा में मौजूद एक वृद्ध महिला, जो अंजलि की मां की सहेली थी, उठकर अंजलि के पास आई और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में ममता और माफी के आंसू थे, जो अंजलि के घावों पर मरहम लगा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, तूने इस घर के लिए जो त्याग किया है, उसकी मिसाल इस पूरे गांव में क्या कहीं नहीं मिलेगी। पर हम सब तुझे पहचानने में बहुत बड़ी चूक कर गए। अंजलि ने भी उन्हें पककर खूब आंसू बहाए। वह बरसों का जमा हुआ गुबार आज आंखों के रास्ते बाहर निकल रहा था, जिससे उसका मन हल्का होने लगा था। राजन को अब लगने लगा था कि उसके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। मुखिया जी ने राजन को अपने पास बुलाया और कचकती आवाज में पूछा कि क्या उसके पास अंजलि की इन बातों का कोई जवाब है या वह अपनी गलती कबूल करना चाहता है। राजन ने पहले तो इनकार करना चाहा, पर जब उसने देखा कि गांव का हर व्यक्ति उसे नफरत की नहरों से देख रहा है, तो उसके घुटने टिक गए और वह वहीं फर्श पर गिरकर रोने लगा। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और दबी आवा में माना कि उसने ही वे गहने चुराए थे और अंजलि को डरा धमकाकर चुप रहने पर मजबूर किया था, ताकि वह खुद बच सके। यह सुनकर पूरी सभा में गुस्से की एक लहर दौड़ गई और लोग उसे कोसने लगे। अंजलि को अपनी जीत पर कोई खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसे अपने भाई की इस हालत पर दुख हो रहा था, क्योंकि उसने उसे हमेशा प्यार किया था। भले ही बदले में उसे केवल तिरस्कार मिला। उसने सोचा कि सत्य कड़वा होता है, पर वह जरूरी भी होता है, ताकि अधर्म को बढ़ने से रोका जा सके और मासूमों को न्याय मिल सके, चाहे उसमें कितनी भी देर क्यों न हो जाए। हवेली की खामोशी अब टूट चुकी थी और वहां अब सच्चाई की बयार बह रही थी, जो बरसों से जमी धूल को साज कर रही थी और एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। ठाकुर बलदेव सिंह ने इशारे से अंजलि को अपने पास बुलाया। अंजलि अपने पिता के पास गई और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। ठाकुर साहब ने कांपते हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंसू थे, जिनमें माफी का भाव था। उन्होंने बिना बोले ही अपनी बेटी से अपने उन सालों के कठोर व्यवहार के लिए क्षमा मांगी थी, जिसे अंजलि ने अपनी मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह अपने पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती थी। गांव के लोग अब अंजलि की जय जयकार करने लगे थे और राजन को हवेली से दूर ले जाने की मांग कर रहे थे, ताकि वह फिर से कोई नुकसान न पहुंचा सके। न्याय का पहिया अब पूरी गति से घूम चुका था। राजन की आंखों में अब पश्चाताप की जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे समझ आ गया था कि उसने जो खोया है वह कभी वापस नहीं मिल सकता, और उसका धन का लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी सुलोचना की ओर देखा, जिसने भी अपनी आंखें फेर ली थीं, क्योंकि वह भी अब एक अपराधी के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी, जिससे राजन का अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो गया। सभा अब विसर्जित होने लगी थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि राजन को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई दूसरा ऐसा साहस न कर सके। हवेली का माहौल अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। अंजलि ने उन तमाम कागजातों को इकट्ठा किया और उन्हें आग के हवाले करने का फैसला किया, ताकि वे जाली दस्तावेज फिर कभी किसी की मुसीबत का कारण न बने और हवेली की साख बनी रहे। उसने आग की लपटों को देखते हुए महसूस किया कि उसकी जवानी के वे कठिन साल भी इसी तरह जलकर राख हो रहे हैं और अब एक नया जीवन उसका इंतजार कर रहा है। रामदीन काका ने उसके पास आकर कहा, बिटिया, आज तूने न केवल खुद को बल्कि इस पूरे खानदान को बचा लिया है। भगवान तेरा भला करे और तुझे लंबी उम्र दे। अंजलि ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद को अपने माथे से लगाया। पूरी रात हवेली में मशालें जलती रहीं और गांव के लोग अंजलि की बहादुरी और उसके त्याग की बातें करते रहे, जो अब चंदनपुर की लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर होने वाली थी।
अंजलि ने पहली बार उस रात चैन की नींद सोने के बारे में सोचा, क्योंकि उसके मन का बोझ अब उतर चुका था और उसे अब किसी की नजरों से नजरें मिलाने में कोई झिझक नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अब बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था, जैसे कुदरत भी उसकी जीत का जश्न मना रही हो और उसे बधाई दे रही हो। उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अब समाप्त हो चुका था। राजन को उस रात एक कोठरी में बंद कर दिया गया, ताकि अगले दिन पंचायत में उसके भविष्य का अंतिम फैसला लिया जा सके और उसे गांव से बाहर निकालने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अंजलि ने उसके लिए खाना भेजा, क्योंकि उसके भीतर की बहन आज भी इंदा थी। पर उसने खुद उससे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी उस धोखे का दर्द महसूस हो रहा था। सुलोचना ने भी अंजलि से अपनी पुरानी बदतमीजियों के लिए माफी मांगी, और अंजलि ने उसे उदारतापूर्वक माफ कर दिया, क्योंकि वह अब किसी से कोई बैर नहीं रखना चाहती थी। हवेली में अब एक नया अनुशासन और मर्यादा स्थापित हो रही थी। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, पर हवेली के आंगन में एक नई रोशनी का एहसास हो रहा था। जहां तुलसी के पौधे की पत्तियां ओस की बूंदों से चमक रही थीं, जैसे वे मोती हों। अंजलि ने स्नान किया और साफ कपड़े पहने। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से वही छोटी अंजलि बन गई है, जिसे उसके पिता अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे। उसने मंदिर के दिए में तेल डाला और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतनी शक्ति दी कि वह सच के लिए खड़ी हो सकी और अधर्म का नाश कर सकी। चंदनपुर का इतिहास आज एक नई करवट ले रहा था। गांव के बच्चे अब हवेली के बाहर आकर झांकने लगे थे। उन्हें अब चोर लौटकी का डर नहीं था, बल्कि वे उस साहसी बुआ से मिलना चाहते थे, जिसने अकेले ही सच्चाई की लड़ाई ली और जीत हासिल की। अंजलि ने उनके लिए लड्डू मंगवाए और उन्हें प्यार से खिलाया, जिससे पूरे आंगन में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, जो सालों से गायब थी और जिसकी हवेली को सख्त जरूरत थी। ठाकुर बलदेव सिंह भी अब बिस्तर से उठकर खिड़की के पास बैठ सकते थे, और वे अपनी बेटी को बच्चों के साथ हंसते हुए देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। हवेली की रौनक अब धीरे धीरे वापस लौट रही थी। अंजलि को पता था कि आने वाले दिन उसके लिए आसान नहीं होंगे, क्योंकि उसे अब घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी थी और अपने पिता की सेहत का भी ख्याल रखना था। पर अब उसमें आत्मविश्वास था। उसने तय किया कि वह गांव की उन लड़कियों को भी बचाएगी और उन्हें सशक्त बनाएगी, ताकि कोई और कभी किसी के अन्याय का शिकार न हो और अपनी आवाज़ बुलंद करना सीख सके। उसका विजन अब केवल अपने घर तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे चंदनपुर के लिए एक नई प्रेरणा बनना चाहती थी, जहां सच और न्याय की हमेशा जीत हो। उसकी आंखों में अब भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे। रामदीन काका ने हवेली के मुख्य द्वार पर फिर से वही पुरानी गौरवशाली पट्टी लगा दी, जिस पर ठाकुर खानदान का नाम और मर्यादा लिखी थी, जो अब फिर से चमकने लगी थी। अंजलि ने अपने पुराने कमरे को भी साँच किया और वहां फिर से रोशनी की। जहां कभी अंधेरा और उदासी का वास हुआ करता था और जो उसकी बेबसी का गवाह था, अब वह कमरा उसकी जीत का प्रतीक बन चुका था, जहां बैठकर वह शांति से अपनी आने वाली जिंदगी की योजनाएं बना सकती थी और चैन की सांस ले सकती थी। समय ने सचमुच अपनी बाजी पलट दी थी और अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। इस भाग का अंत अंजलि के उस दृढ़ संकल्प के साथ होता है, जहां वह अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई और शक्तिशाली महिला के रूप में उभरती है, जो अब किसी के आगे नहीं झुकेगी। उसने यह साबित कर दिया था कि सच्चाई का मार्ग भले ही कांटों भरा हो, पर उसका अंत हमेशा सुखद और गरिमामयी होता है, जो व्यक्ति को अमर बना देता है। हवेली के दीवान खाने की वह सभा अब समाप्त हो चुकी थी, पर उसकी गूंज पूरे चंदनपुर में सालों तक सुनाई देने वाली थी और लोगों को सच की राह पर चलने की प्रेरणा देने वाली थी। अंजलि का त्याग अब सार्थक हो चुका था। अगली सुबह चंदनपुर के आकाश में सूरज की पहली किरण के साथ ही न्याय की सुगबुगाहट तेज हो गई और हवेली के विशाल आंगन में पूरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, ताकि वे अपनी आंखों से अधर्म का अंत देख सकें। गांव के मुखिया जी अपने सहयोगियों के साथ हवेली के मुख्य द्वार पर बिछी ऊंची चौकी पर आकर बैठ गए,
जहां हर कोई उत्सुकता और गंभीरता के साथ आज के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था। अंजलि, जिसने बरसों तक अपमान का विष पिया था, आज सफेद साही में किसी देवी की तरह शांत और अडिग खड़ी थी, जैसे वह न्याय की साक्षात प्रतिमूर्ति हो। सभा की शुरुआत होते ही मुखिया जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया और कहा कि आज चंदनपुर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक निर्दोष की मर्यादा वापस लौटानी है। उन्होंने राजन को सबके सामने खड़ा किया और उससे काकती आवाज़ में सामहाना चाहते हैं पूछा कि क्या वह अब भी अपने झूठ पर कायम रहना चाहता है या सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करेगा। राजन का सिर शर्म से झुका हुआ था और उसके चेहरे पर वह पुराना अहंकार अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने धीमी आवाज़ में अपनी गलतियां कबूल कीं और बताया कि कैसे उसने अपनी बहन को बलि का बकरा बनाया। राजन की बातें सुनकर पूरे गांव में गुस्से की एक लहर दौड़ गई और लोग चिल्लाने लगे कि ऐसे धोखेबाज इंसान को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसने अपने ही खून के साथ गद्दारी की। मुखिया जी ने सबको शांत कराया और कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन जाए, ताकि कोई फिर कभी ऐसा दुस्साहस न कर सके। उन्होंने फैसला सुनाया कि राजन को अब इस हवेली और गांव की सुख सुविधाओं से वंचित किया जाता है और उसे तुरंत प्रभाव से चंदनपुर की सीमा से बाहर जाना होगा। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, हवेली के भीतर एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि ठाकुर बलदेव सिंह की आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। वे अपने पुत्र के पतन को देखकर बहुत आहत थे। राजन ने अपनी पत्नी सुलोचना की ओर देखा, लेकिन उसने भी अपना रास्ता अलग कर लिया और कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसने रिश्तों को शर्मसार किया है। अंजलि ने अपने भाई को घर की दहलीज से बाहर जाते हुए देखा। उसके दिल में एक टीस उठी, लेकिन उसे पता था कि मर्यादा की रक्षा के लिए यह कठोर कदम उठाना बहुत जरूरी था। राजन के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, जैसे कोई भारी बोझ अचानक हट गया हो और शुद्ध हवा घर के भीतर प्रवेश कर रही हो। मुखिया जी ने अंजलि को पास बुलाकर सबके सामने उसके त्याग की प्रशंसा की और घोषणा की कि आज से इस हवेली का सारा प्रबंध और सम्मान अंजलि के हाथों में होगा। गांव की जोन हाल में भी बीच का दोनों से खुदगड्डी तारासा खोडी ने कि करी बीच कर दोनों बीच कर औरतें कभी उसे चोर कहती थीं। वे आज उसके चरणों में बैठकर माफी मांगने लगीं, जिससे अंजलि की आंखों में नमी आ गई, पर वह अब और नहीं रोई। ठाकुर बलदेव सिंह ने कांपते हुए स्वर में अपनी बेटी से कहा कि आज तुमने न केवल खुद को बल्कि मेरे मृत सम्मान को भी पुनर्जीवित कर दिया है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अंजलि ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और बहुत ही कोमल स्वर में बोली कि पिताजी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम पुरानी बातों को यहीं दफन कर देंगे। हवेली के पुराने नौकर रामदीन काका ने हर्षोल्लास के साथ शंख बजाया, जिसकी गूंज पूरे चंदनपुर में सुनाई दी और लोगों को पता चला कि सत्य की जीत हो चुकी है। अब हवेली के शुद्धिकरण का कार्य शुरू हुआ, जहां हर कोने की धूल सान की गई और गंगाजल छिड़का गया, ताकि नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो सके और सकारात्मकता का वास हो। अंजलि ने खुद झांझू थामी और रसोई को चमकाया, वही रसोई जो कभी उसके लिए एक कारागार की तरह थी, अब उसकी कर्मभूमि बन चुकी थी, जहां खुशियां पकने वाली थीं। गांव के लोगों ने भी अपनी तरफ से मदद की और हवेली की दीवारों पर नए रंगों और कलाकृतियों से सजावट की गई, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। दोपहर के समय, जब सूरज सर पर था, गांव की लड़कियां हवेली के आंगन में इकट्ठा हुईं और उन्होंने ढोलक बजाकर मंगल गीत गाए, जिससे पूरे माहौल में एक उत्सव जैसी रौनक छा गई। अंजलि ने उनके लिए स्वयं हलवा बनाया और सबको बांध बेप्यार से खिलाया। यह दृश्य इतना मनभावन था कि ठाकुर साहब भी अपनी बीमारी भूलकर मुस्कुराने लगे। सालों बाद हवेली के पत्थरों ने ऐसी हंसी सुनी थी जो बनावटी नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई सच्ची और पवित्र खुशी थी। अंजलि ने मंदिर के प्रांगण में जाकर विशेष पूजा की और उस ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया जिसने उसे इतनी हिम्मत दी कि वह इतने सालों तक अन्याय सहकर भी टूटी नहीं।
उसने संकल्प लिया कि वह अब गांव की हर उस स्त्री के लिए आवाज उठाएगी जिसके साथ भेदभाव या अन्याय होता है, ताकि कोई और अंजलि न बन सके। पुजारी जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, तेरी कोख से जो भी जन्म लेगा वह तेरी तरह ही तेजस्वी और सत्यवादी होगा। यह मेरा वचन है। हवेली का वह पिछला हिस्सा जहां राजन अपनी गुप्त बैठकें करता था, अब अंजलि ने उसे गांव के बच्चों के लिए पाठशाला बनाने का निर्णय लिया ताकि ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सके। गांव के बुजुर्गों ने अंजलि के इस विचार की बहुत सराहना की और उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वादा किया ताकि चंदनपुर एक अंजलि के इस विचार की बहुत सराहना की आदर्श गांव के रूप में विकसित हो सके। अंजलि के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। वह अब एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक कुशल और न्यायप्रिय संरक्षिका के रूप में उभर रही थी। शाम ढलते ही हवेली के आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक विशाल दिया जलाया गया, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी और गांव के लोग उसे देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। सुलोचना ने भी अंजलि के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था और उसने अपनी पिछली गलतियों का पश्चाताप करते हुए घर की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया था। अंजलि ने खड़ा करते हुए घर की सेवा में दूर तक पश्चाताप करते हुए उसे बड़े दिल से अपनाया और कहा कि हम सब मिलकर इस घर को फिर से एक स्वर्ग बनाएंगे जहां केवल प्रेम और विश्वास का वास होगा। रामदीन काका अब बहुत गर्व के साथ हवेली की रखवाली करते थे और जब भी कोई मेहमान आता वे उसे अंजलि की बहादुरी की कहानी बड़े चाव से सुनाते थे, जैसे वह कोई लोकगाथा हो। ठाकुर साहब की तबीयत में भी अब तेजी से सुधार होने लगा था, क्योंकि उनके मन की चिंता और पछतावा अब खत्म हो चुका था और उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। हवेली की वह दालाकर खता वो कम, अब हवेली की बड़ी दालाकर की बड़ी पलजा था। ऊंची छत जहां कभी उदासी का डेरा था, अब वहां से चिड़ियों की चहचहाहट और शांति की गूंज सुनाई देती थी जो सबको लुभाती थी। अंजलि ने गांव के कुएं पर जाकर पहली बार सबके साथ मिलकर पानी भरा, जहां अब किसी ने उससे मुंह नहीं फेरा, बल्कि सबने उसे आदर के साथ रास्ता दिया और उसके साथ बातें कीं। यह छोटा सा बदलाव उसके लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि समाज में उसकी स्वीकार्यता ही उसकी असली शक्ति थी, जिसे उसने अपने चरित्र से फिर से हासिल किया था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए काफी था और उसे सही दिशा दिखा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हवेली का वैभव और भी बढ़ता गया, लेकिन अंजलि ने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी और वह हमेशा सबकी सेवा के लिए तत्पर रहती थी। उसने घर के नियमों में बदलाव किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नौकर या कामगार के साथ कोई अन्याय न हो और उन्हें उनका उचित पारिश्रमिक समय पर मिले। उसकी इस साथ के साथ गाय उदारता के कारण हवेली के सभी कर्मचारी उसे अपनी माँ और बहन की तरह सम्मान देने लगे और अपनी जान छिकने को तैयार रहने लगे। राजन की अनुपस्थिति में अब घर में कोई क्लेश नहीं था, बल्कि हर कोई एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता था और आपसी सामंजस्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करता था। अंजलि ने अपनी माँ की उन पुरानी यादों को फिर से सहेजा जो कभी राजन की वजह से धूल धूसरित हो गई थीं, और उन्हें अपने कमरे में उचित स्थान दिया। घर की वह पुरानी तिजोरी जो कभी दुख का कारण बनी थी, अब उसमें केवल परिवार की खुशियों और भविष्य की योजनाओं के दस्तावेज रखे जाते थे जो सुरक्षित थे। हवेली के बगीचे में अब नए फूल खिलने लगे थे, जिन्हें अंजलि ने खुद अपने हाथों से रोपा था, और उनकी खुशबू पूरे घर में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देती थी। वह अक्सर शाम को अपने पिता के पास बैठकर उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, जो उन्हें बहुत सुकून देती थीं और उनके मन को शांत रखती थीं। ठाकुर साहब अब चंदनपुर के अन्य बुजुर्गों के साथ बैठकर गांव के विकास की चर्चा करते थे और अंजलि के फैसलों को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देते थे। अंजलि ने गांव की महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र भी शुरू किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उसकी इस पहल से गांव की कई लड़कियों के जीवन में नया रंग भर गया और वे अब अपनी किस्मत को कोसने के बजाय उसे संवारने में जुट गई थीं। अंजलि उनके लिए केवल एक मालकिन नहीं,
बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी, जिसे देखकर वे भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती थीं। हवेली में अब त्योहारों का आगमन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होता था, जहां पूरा गांव आमंत्रित होता था और जात पात के भेदभाव के बिना सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। अंजलि का मानना था कि घर की असली शोभा उसके पत्थरों में नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम और उनके व्यवहार में छिपी होती है, जो उसे महान बनाती है। उसकी यह सोच धीरे धीरे पूरे चंदनपुर में फैलने लगी और लोगों के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला, जो सुखद और अनुकरणीय था। ठाकुर साहब ने अपनी वसीयत में अंजलि को हवेली का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि उनके बाद अंजलि ही इस खानदान की परंपराओं को आगे बढ़ाएगी। अंजलि ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया और अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह कभी भी खानदान की मर्यादा को आंच नहीं आने देगी। उसकी आंखों में एक संकल्प था कि वह इस घर को हमेशा के लिए सत्य और न्याय का एक प्रतीक बनाए रखेगी, जहां सबको सम्मान मिले। एक दिन हवेली में एक बहुत बंडा साधु आया, जिसने अंजलि के चेहरे के तेज को देखकर भविष्यवाणी की कि वह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी परोपकारी महिला के रूप में जानी जाएगी। अंजलि ने उनके चरणों में शीश नवाया और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें हमेशा अहंकार से दूर रखें और सेवा की भावना उनके हृदय में सदा जीवित रहे। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जहां सत्य का वास होता है, वहां स्वयं लक्ष्मी और सरस्वती का निवास होता है, जो तेरी रक्षा करेंगी। अब हवेली के भीतर का तापमान और बाहर का वातावरण दोनों ही बहुत सुखद थे, जहां किसी भी प्रकार का तनाव या भय नहीं था और सब शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। अंजलि ने अपनी पुरानी सहेलियों को भी हवेली में बुलाया और उनके साथ पुरानी यादें ताहा कीन, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह पटरी पर लौट आई है। वह अब भविष्य की ओर देख रही थी, जहां उसे बहुत से सामाजिक कार्य करने थे और अपने गांव चंदनपुर को एक नई पहचान दिलानी थी। इस भाग के अंत में हम देखते हैं कि अंजलि ने किस प्रकार अपने धैर्य और बुद्धिमानी से एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोत दिया और अधर्म का नाश कर सत्य की स्थापना की। हवेली का दीपक अब बुझने वाला नहीं था, बल्कि वह अपनी रोशनी से हजारों अन्य दीपकों को जलाने के लिए तैयार था, जो समाज में बदलाव लाएंगे। चंदनपुर की गलियां अब अंजलि के नाम से पहचानी जाने लगी थीं और वह हर घर की चहेती बन चुकी थी, जिसने अपनी मर्यादा कभी नहीं खोई। अंजलि रात के समय हवेली की छत पर खड़ी होकर चांद को देख रही थी और सोच रही थी कि जीवन की परीक्षा भले ही कितनी भी लंबी क्यों न हो, सत्य का सवेरा निश्चित है। उसके मन में अब एक गहरा सुकून था और वह अगले दिन की नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार थी, जो उसे एक नए शिखर पर ले जाएंगी। इस भाग का समापन एक शांत और गौरवमयी वातावरण में होता है, जहां न्याय की जीत हो चुकी है और अब केवल सुख का समय है। चंदनपुर की गलियों में अब एक ऐसी सुबह हो चुकी थी जिसकी प्रतीक्षा इस गांव की मिट्टी ने दशकों से की थी, जहां अब हवाओं में कावाहट नहीं, बल्कि चमेली और मोगरे की मधुर सुगंध बसी हुई थी। हवेली के ऊंचे कंगूरों पर अब कौवे नहीं, बल्कि सफेद कबूतरों का बसेरा था, जो शांति और पवित्रता का संदेश देते हुए आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे थे और गांव वालों को नई उम्मीद दे रहे थे। अंजलि, जो अब इस घर की असली लक्ष्मी और संरक्षिका बन चुकी थी, वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आंगन में तुलसी के पास दिया जलाती थी और अपने पूर्वजों को नमन करती थी। गांव के लोग अब हवेली के पास से गुजरते समय अपना सिर आदर से झुका लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दीवार के भीतर एक ऐसी आत्मा रहती है जिसने सत्य के लिए अपनी पूरी जवानी होम कर दी। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठने वाले बुजुर्ग अब युवाओं को अंजलि की कहानी सुनाते थे और उन्हें बताते थे कि कैसे धैर्य, सत्य की शक्ति बब्बे से बब्बे झूठ के किले को ढा देती है। अंजलि की गरिमा अब पूरे चंदनपुर का गौरव बन चुकी थी और उसके नाम मात्र से ही लोगों के मन में श्रद्धा का भाव जग जाता था, जो उसकी असली जीत थी। हवेली के भीतर अब वह पुराना डर और सन्नाटा कहीं लुप्त हो गया था।
उसकी जगह अब खिलखिलाहट और मधुर संगीत ने ले ली थी, जो हर कोने को जीवंत बना रही थी। ठाकुर बलदेव सिंह अब अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठते थे और अपनी पोती पोतों को कहानियां सुनाते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से बिता रहे थे। उन्होंने अब पूरी तरह से हवेली का कार्यभार अंजलि को सौंप दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी की छत्रछाया में यह घर और गांव हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। राजन की अनुपस्थिति ने घर को एक खालीपन तो दिया था, लेकिन वह खालीपन शांति से भरा हुआ था, क्योंकि अब कोई भी यहाँ झूठ बोलने वाला या अपनों को धोखा देने वाला नहीं बचा था। अंजलि ने अपने भाई के प्रति कोई नफरत नहीं पाली थी, बल्कि वह अक्सर उसके लिए प्रार्थना करती थी कि उसे सद्बुद्धि मिले और वह जहां भी रहे अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। सुलोचना ने भी खुद को पूरी तरह बदल लिया था और वह अब अंजलि की सबसे बड़ी ताकत और सहेली बनकर घर के कामकाज में उसका हाथ बटाती थी। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ओझल होता था, तब हवेली के विशाल रसोईघर में पकवानों की महक गूंजने लगती थी, जो पूरे गांव को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अंजलि स्वयं रसोई में खड़ी होकर बड़े प्रेम से सबके लिए भोजन तैयार करती थी, जैसे वह अपने प्रेम और ममता को उन रोटियों में पिरो रही हो, ताकि खाने वाले को तृप्ति मिले। रामदीन काका अब बहुत बूढ़े हो गए थे, पर वे आज भी बहदे गर्व से दीवान खाने की साफ सफाई करते थे और अंजलि के हर फैसले को ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार करते थे। चंदनपुर के मंदिर में जब संध्या आरती होती थी, तो अंजलि पूरे परिवार के साथ वहां उपस्थित रहती थी और गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर भजन गाती थी, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। अब कोई भी उसे दागी या अपराधी नहीं कहता था, बल्कि उसे गांव की बबी दीदी का दर्जा मिल गया था, जिसके पास हर समस्या का समाधान और हर दुख की दवा थी। उसकी आंखों में अब वह पुराना दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने सत्य की अग्निपरीक्षा सफलतापूर्वक पार की हो। सर्दियों की एक सुनहरी दोपहर में अंजलि ने गांव के गरीब बच्चों के लिए हवेली के आंगन में एक बड़ा भोज आयोजित किया, जहां ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे कभी भी गलत रास्ते पर न चलें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। बच्चे उसे बकबे चाव से सुनते थे और उन्हें लगता था कि अंजलि बुआ के पास कोई जादू है जो सबके दुखों को पल भर में दूर कर देता है और खुशियां बिखेर देता है। हवेली के बगीचे में जो फलदार पेड़ अंजलि ने लगाए थे, वे अब बड़े हो गए थे और मीठे फलों से लदे हुए थे, जिन्हें वह गांव के हर घर में भिजवाती थी ताकि प्यार बना रहे। उसने गांव के सूखे कुएं को फिर से गहरा करवाया और उसमें पानी की व्यवस्था की, जिससे पूरे गांव की प्यास बुझती थी और लोग उसे दुआएं देते हुए कभी नहीं थकते थे। अंजलि का जीवन अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हो चुका था, जो एक सच्चे और धार्मिक इंसान की पहचान होती है और अनुकरणीय है। ठाकुर साहब अक्सर अंजलि को पास बुलाकर कहते थे कि बेटी, तूने इस घर को टूटने से बचा लिया, वरना राजन की गलतियों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। तू सचमुच महान है। अंजलि मुस्कुराकर उनके पैर छू लेती और कहती कि यह सब ईश्वर की कृपा और आपकी परवरिश का फल है। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ जिसने अपना कर्तव्य निभाया है। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए जो गर्व और प्यार था, वह अंजलि के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार से भी बेकर था और कीमती था। एक रात जब आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, अंजलि हवेली की छत पर अकेली बैठी थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब वह अकेलेपन के अंधेरे में रोया करती थी। उसे महसूस हुआ कि वे दुख के दिन उसे मजबूत बनाने के लिए आए थे, ताकि वह आज इस रूप में सबके सामने खड़ी हो सके और सत्य का मार्ग प्रशस्त कर सके। उसने ठंडी हवा के झोंकों को महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ स्वर्ग से उसे देख रही हैं और मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही हैं। समय बीतने के साथ चंदनपुर एक मॉडल गांव बन गया, जहां न केवल साक्षरता बढ़ी बल्कि लोगों के नैतिक मूल्यों में भी बहुत सुधार हुआ, जिसका श्रेय केवल और केवल अंजलि को दिया जाता था।
उसने गांव की हर लड़की को अपनी रक्षा खुद करने और सच के लिए लड़ने की सीख दी, ताकि भविष्य में कोई भी पुरुष उनका शोषण न कर सके और वे सिर उठाकर जी सके। उसकी सादगी और विनम्रता ने उसे एक ऐसी नेता बना दिया था जिसे किसी पद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह लोगों के दिलों पर राज करती थी। हवेली के भीतर अब फिर से वही पुराने उत्सव मनाए जाने लगे थे, जैसे दीपावली और होली, जहां पूरे घर को दीपों से सजाया जाता था और रंगों की बौछार से खुशियां मनाई जाती थीं। अंजलि ने यह सुनिश्चित किया कि इन त्योहारों में गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सबके पास नए कपड़े और मिठाई हो, ताकि खुशियां साझा की जा सकें। रामदीन काका अक्सर कहते थे कि अब जाकर इस हवेली की आत्मा वापस आई है, वरना इतने सालों तक तो यह केवल पत्थरों का राज था और सन्नाटा था। अंजलि ने अपने जीवन के उन कांवे अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखने का सोचा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सत्य की राह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं, और उसका अंत सुखद होता है। वह अक्सर गांव की लाइब्रेरी में बैठकर लिखती थी, और वहां आने वाले खाती देश करती है और वहां आने वाले देश करती है युवाओं से चर्चा करती थी, जिससे उन्हें जीवन के प्रति एक नया और सकारात्मक नजरिया मिलता था। उसकी कहानियां केवल शब्द नहीं थे, बल्कि वे उसके खून पसीने और बलिदान की गूंज थीं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। एक शाम, जब पूरे गांव में शांति छाई थी, अंजलि ने अपने आंगन में बैठकर एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हुए और शांति का संकल्प लिया। उसने सबको समझाया कि घृणा केवल विनाश लाती है, जबकि प्रेम और क्षमा से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और एक स्वर्ग जैसा समाज बना सकते हैं, जहां सब खुश रहें। लोगों ने उसकी बातों को गांठ बांध लिया, और उस दिन से चंदनपुर में कभी कोई बड़ा झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ, जो एक चमत्कार जैसा था। अंजलि का स्वास्थ्य अब थोड़ा ढलने लगा था, पर उसके चेहरे का तेज और उसकी सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई थी। वह अंतिम समय तक दूसरों के काम आना चाहती थी। उसने हवेली के एक हिस्से को अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया, जहां मुफ्त इलाज होता था और कोई भी गरीब बिना दवा के वापस नहीं जाता था, जिससे उसकी ख्याति दूर दराज तक फैल गई। उसने यह साबित कर दिया कि धन की असली सार्थकता उसे दूसरों की भलाई में खर्च करने में ही है, न कि उसे तिजोरियों में बंद करने में। ठाकुर बलदेव सिंह का जब अंतिम समय आया, तो उन्होंने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा कि मैं अब चैन से मर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तूने इस घर का मान बढ़ा दिया है। अंजलि ने शांति से उन्हें विदा किया और उनकी याद में गांव के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर धर्मशाला बनवाई, जहां राहगीर आराम कर सके और उन्हें दुआएं दे सकें। वह अब इस संसार की मोह माया से ऊपर उठ चुकी थी, और उसे केवल ईश्वर की भक्ति और मानव सेवा में ही सच्चा आनंद मिलता था। हवेली की दीवारों पर अब अंजलि और उसके परिवार की खुशहाल तस्वीरें लगी थीं, जो हर आने जाने वाले को एक सुखद एहसास कराती थीं और परिवार की मजबूती को दर्शाती थीं। अंजलि ने अपने पुराने कमरे को, जहां उसने अपमान के साल बिताए थे, उसे अब ध्यान और योग का केंद्र बना दिया था, जहां वह घंटों शांत बैठकर अपनी आत्मा से संवाद करती थी। उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी, और वह अपनी तकदीर के हर पन्ने को प्यार से चूमती थी, जिसने उसे आज यहाँ तक पहुँचाया था। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता था, अंजलि लालटेन लेकर हवेली के चक्कर लगाती थी और यह देखती थी कि कहीं कोई असुरक्षित तो नहीं है या किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उसकी छाया अब पूरे चंदनपुर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थी, जो लोगों को यह भरोसा दिलाती थी कि जब तक अंजलि दीदी जाग रही है, उन्हें कोई आंच नहीं आएगी। वह एक ऐसी माँ की तरह थी, जो अपने बच्चों की नींद की रक्षा के लिए खुद जागती है और उन्हें सपनों की दुनिया में सुरक्षित रखती है। अंजलि ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ट्रस्ट बनाया, जो अनाथ बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा का ख्याल रखता था, ताकि वे कभी खुद को बेसहारा न महसूस करें और समाज में स्थान पाएं। उसके द्वारा किए गए ये नेक कार्य आज भी चंदनपुर के कण कण में बसे हुए हैं, और लोग उसकी पूजा किसी देवी की तरह करते हैं, जो संकट के समय हमेशा साथ रहती है। उसकी कहानी अब केवल एक गांव की नहीं,
बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है, जो सत्य की महिमा का गुणगान करती है। कहानी के इस मोड़ पर जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक लड़की के बलिदान ने न केवल एक परिवार को टूटने से बचाया बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। अंजलि ने यह दिखाया कि नारी शक्ति जब सत्य के साथ खड़ी होती है तो वह किसी भी अन्याय को परास्त कर सकती है और समाज में अपनी मर्यादा पुनः स्थापित कर सकती है। चंदनपुर की गलियां आज भी उसकी हंसी और उसकी ममतामयी आवाज से गूंजती हैं, जो वहां के लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहने वाली है। अंजलि की इस लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा का अंत बहुत ही शांतिपूर्ण और गौरवमयी रहा, जहां उसने अपनी देह त्यागने से पहले सबको प्रेम और भाईचारे का अंतिम संदेश दिया जो सबको रुला गया। उसकी अंतिम विदाई में पूरा चंदनपुर और आसपास के गांवों के हजारों लोग शामिल हुए, जिनकी आंखों के आंसू अंजलि के प्रति उनके असीम प्रेम और सम्मान की गवाही दे रहे थे। वह भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर उसके विचार और उसकी सच्चाई आज भी हवेली की हर ईंट में धड़कती है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है और गांव के झींगुरों की आवाज धीमी पड़ गई है, जैसे वे भी अंजलि की इस पावन कथा को सुनकर चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहे हों। हवेली का वह दीपक अब भी जल रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि सत्य कभी बुझता नहीं है। वह केवल समय की ओट में छिप जाता है और फिर पूरी चमक के साथ निकलता है। अब आप भी अपनी आंखें मूंद लीजिए और अंजलि के उस शांत और पवित्र संसार के बारे में सोचिए, जहां केवल सच्चाई और प्रेम का राज है। सूरज कल फिर उगेगा और चंदनपुर में फिर से अंजलि के सिखाए हुए रास्तों पर चलकर लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। जो इस कहानी की असली और शाश्वत सफलता है, जो कभी खत्म नहीं होगी। त्याग की वह छाया अब सत्य के प्रचंड प्रकाश में विलीन हो चुकी है और पीछे छोड़ गई है एक ऐसी महक जो युगों युगों तक इस धरती को सुगंधित करती रहेगी और मार्ग दिखाएगी। अब आप बहुत ही सुकून के साथ अपनी मीठी नींद की आगोश में चले जाइए, क्योंकि सत्य की जीत हो चुकी है और चारों ओर शांति है। अब आप चैन से सो जाइए, क्योंकि सत्य हमेशा जागता रहता है।